हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह. आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. हम सिर्फ डेढ़ घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी ख़त्म करेंगे. बहुत बड़ा यूनिट है और सिर्फ 1.5 घंटे से भी कम आवर्स में हम प्लांट फिजियोलॉजी को ख़त्म करने वाले हैं. पहली दफ़ा इस चैनल पे आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो ये रेड कलर का बटन है इसे दबा के, और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करिएगा ताकि आप भी डॉक्टर बन पाएँ और ऐसे अद्भुत वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ. जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा. और मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे फ्री में पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी में फ्री में आके पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से अगर कोई दूसरी जगह जाए तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. तो एनी सब्सटेंस पास फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. इन अ प्लांट ट्रांसपोर्ट अकर बाय द जाइलम एंड फ्लोएम. प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है. एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? लोकेशन का मतलब होता है उसका लोकेशन बदल जाए. जैसे मान लीजिए कोई मिनरल्स अभी मिट्टी में है, अब वो लीफ के अंदर चला गया है, तो उसका लोकेशन बदल गया है. सो ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वास्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? द फर्स्ट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें जाना विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी. The movement of particles, solid, liquid, gases from the region of higher concentration to the lower concentration is called diffusion. Diffusion is more rapid in gases than the liquid and then solid. तो gases में बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर में ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसमें मूवमेंट बढ़ जाएगा. मूवमेंट बढ़ेगा तो फास्ट हो जाएगा डिफ्यूजन. तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द डिफ्यूजन एंड इट्स अ पैसिव प्रोसेस. ये टोटली जो है पैसिव प्रोसेस है. सो व्हाट इज अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज टेम्परेचर, जैसे कि मैंने अभी बताया. और डेंसिटी डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द अंडर रूट स्मॉल डी. स्मॉल डी इज डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन? ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंस है? द सप्लाई ऑफ CO2 and to the leaf for the photosynthesis and the process of involved in the transpiration of water vapor, right? There is a two type of diffusion. One is called facilitated diffusion, other is called simple diffusion. Facilitated diffusion, there is a permease protein are there. तो यहाँ पे permease protein है जो अलाउ करेगा सेलेक्टिव मटेरियल को, जो सेल के लिए जरूरी है. ठीक है. So permease protein, they are present in the cell membrane which are very specific molecules to be transferred. ATP is not used and they allow the selective material. While the simple diffusion, the lipid soluble substance like cholesterol easily pass through the simple diffusion. The carrier protein are used and ATP are used sometime. कुछ कुछ बुक में लिखा है, कुछ कुछ बुक में नहीं लिखा है. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो द प्रोसेस दैट अलाउ द सेलेक्टिव मूवमेंट इन और आउट द सेल मेम्ब्रेन. ये रिसेप्टर होता है, सीधा साइटोप्लाज्म में चीज़ें आ जाती हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच अलाउ द सेलेक्टेड मटेरियल इनसाइड द साइटोप्लाज्म. So special protein help in the substance across the membrane without any use of ATP. Without any use of ATP. So the depending upon the direction of the molecules, uniport. अगर कोई एक molecules एक ही direction में जाए that is called uniport. Antiport, दो opposite molecules एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है that is called antiport. और दोनों एक साथ जा रहे हैं तो that is called symport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑब्वियस है, एक्टिव रहने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. The active transport uses the energy and the pump molecules against the concentration gradient. आप देखिए पानी ऊपर से नीचे आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन, बट आपको पानी को नीचे से ऊपर भेजना है तो दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दे रिक्वायर्ड अ मोटर. वाटर मोटर, जो भी मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एनर्जी यूज करके उसे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजेगा. सो दिस इज कैरिड आउट थ्रू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज consider the uphill transport. इसे हम
अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, मतलब ऊपर की दिशा में ये हमेशा जाता रहता है। दिस टेबल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टेबल से पूछा जाएगा। आइए समझते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, फैसिलिटेट में भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है एटीपी हाइड्रोलिसिस। मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, इन दोनों में ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन, मतलब कुछ एक समय के बाद सेचुरेशन आ जाए, इसमें सेचुरेशन नहीं होता है, इन दोनों में सेचुरेशन होता है, फैसिलिटेटेड और एक्टिव में। और हाईली सेलेक्टिव ये नहीं होता है, और ये दोनों ही हाईली सेलेक्टिव होते हैं। तो दिस टेबल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ प्लांट वाटर रिलेशन में क्या है, आपको पता है कि पानी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे लिए हो या प्लांट के लिए हो। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the living organism. It provides the medium in which the most of the substance are dissolved, and most of the herbaceous plant is only 10 to 15% of fresh weight as a dry matter. The terrestrial plant has take a huge amount daily, but most of them are lost in a air evaporation, that is due to the transpiration. So there is a psi W, water potential. अब देखिए पोटेंशियल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाए एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम one point to the another point, that's called potential, that's called energy. So the water potential between the 2 points measure the amount of work done energy is needed to move a water or any substance from one point to the another point is called water potential. They are denoted by psi W. They are denoted by psi W. So water potential, they have a three component. One is called solid potential, that is psi S, pressure potential psi P, and gravity potential psi Z. But the gravity potential is not considered, क्योंकि ये बड़े प्लांट में इसे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अल्टीमेटली द psi W is equal to psi S plus psi P, SP से याद रखिएगा। सॉलिड पोटेंशियल का मतलब वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि पानी जा रहा है, तो सॉल्यूट जो है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल, एंड दिस इज ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू, इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव वैल्यू। दिस टेबल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द हाई वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है, लेस सॉल्यूट मोर वाटर, जीरो वैल्यू प्योर वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव वैल्यू, मोर सॉल्यूट लेस हाइपोटोनिक। इससे भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। प्रेशर पोटेंशियल अगेन इट्स द पॉजिटिव वैल्यू, अमाउंट ऑफ that is defined as plant cell wall is very elastic and exerted a pressure on the cellular content. Gravity potential is always negligible और ये छोटे प्लांट में ही कंसिडर किया जाता है। DPD इज ए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, हर चीज़ हायर से लोअर में जाती है, बट DPD एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे लो से हाई में चीज़ें जाती हैं। इसे याद करने का तरीका क्या है, इसे फॉर्मूला होता है DPD बराबर OP माइनस TP, OP माइनस TP। तो DP बराबर OP माइनस TP आपको दिया होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है जिसमें OP 25 है, TP 15 है, तो DPD निकाल लेंगे। DPD को सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, इसे SB कहा जाता है, तो 10 आ गया। दूसरा कोई सेल है जिसमें OP 30 है और टर्गर प्रेशर 20 है, 10 है, तो आप सक्शन प्रेशर या DPD निकाल सकते हैं 20। और अभी बताया कि लो से हाई में जाता है, तो लो है 10, हाई है 20, तो A से B के अंदर वाटर मूव करेगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर DPD टू द हायर DPD, इससे भी सवाल पूछा जाएगा। नाउ द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, दे आर वर्क इन द वाटर ओनली if the solution is separated by the semi permeable membrane, or you can say the selective membrane, the movement of particles from the higher concentration to the lower concentration with the help of semi permeable membrane. So when the two solutions are separated by the means of semi permeable membrane or the selective membrane, the molecules of water move from the higher concentration to the lower concentration, and there is a net direction and rate of osmosis depend on the both the pressure gradient and concentration gradient. ऑस्मोसिस के दो प्रकार होते हैं, वन इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, अदर इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर आएँ तो दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है
कि इस सेल से बहुत सारे चीज बाहर निकल जाए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. What is the importance of and osmosis in plant? This phenomena is osmosis is important for the absorption of water in the plant, and leaf become turgid and expand due to the osmosis. Opening and closing of stomata is also affected by the osmosis. Now plasmolysis. Plasmolysis को समझने के लिए 3 सॉल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है. हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि बाहर का सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है यानी कंसंट्रेटेड है, अंदर का डाइल्यूटेड है. तो इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेशन द इंटरनल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. Hypotonic solution, if the external solution is more diluted than the cytoplasm, that is called hypo और isotonic में बराबर होता है. तो plasmolysis is a process of plant cell where the plasma cell is pulled away from the cell wall due to the loss of water, and this is called hypotonic solution में hypertonic solution में ऐसा देखा जाता है. ठीक है. इम्बाइबेशन क्या होता है कि अगर कोई भी सॉलिड है, जैसे आप राजमा राइस खाएंगे तो उस राजमा को एक रात के लिए पानी में भिगोएंगे तो जो सॉलिड है वो फूल जाएगा, है ना. सो दैट्स कॉल्ड इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन इज फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, आपके एनसीईआरटी में एब्जॉर्प्शन भी लिखा है, ऑफ एनी अदर लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स विदाउट फॉर्मिंग अ सोल्यूशन. विंटर के रेनी सीजन में जो वुडन डोर होते हैं, विंडो होते हैं, वो ओपनिंग और क्लोजिंग में दिक्कत करते हैं क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन? द वाटर मूव इनटू द ओव्यूल और सीड, दे हेल्प इन द जर्मिनेशन, ब्रेकिंग द रॉक्स बाय द प्लेसिंग द वुडन लॉग, और उसमें पोर कर देते हैं, चट्टानें फट जाती हैं. 2 कंडीशन होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एफिनिटी, दैट्स लगाव. अब वही राजमा को आप केरोसिन में डिप करोगे तो वो फूलेगा नहीं, बिकॉज द एफिनिटी ऑफ the solution and the substance is not match, तो वो मैच नहीं करेगा तो नहीं होगा. प्लाज्मोलीमा, it is the present between the protoplasm and cell wall, that's called plasmolemma. प्लाज्मोडेस्माटा, 2, 3, 4 सेल आपस में जुड़े रहते हैं, प्लाज्मोडेस्टेमेटा से जुड़े रहते हैं. प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट है और इसके बिना कोई भी चीज लिविंग कंसिडर नहीं की जाती है. पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, एंड दे आर गिवन बाय मुंच. एपोप्लास्ट पाथवे नॉन लिविंग पाथवे होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस. आज ही मैंने अनअकैडमी पे क्वेश्चन कराया था. सिम्प्लास्ट इज द लिविंग पाथवे. वाटर पास थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन. सबसे पहले रूट हियर एंड देन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और जाइलम में चला जाता है. आप देख पा रहे हैं इस सब चीजें. नाउ द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जो हवा में दिखाई देते हैं. माइट बी अगर स्टेम ग्रीन है तो उससे भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है, बट द मेजोरिटी ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सीन इन द लीफ के अंदर होता है. तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू द स्टोमेटा. पोटोमीटर इज an instrument that is used to determine the rate of transpiration. 4 टाइप ऑफ पोटोमीटर, सिंपल, गैनॉन, बोस और फॉर्मर पोटोमीटर होता है. पोरोमीटर क्या होता है कि इट इज apparatus to knowing the relative size of stomata. टेंसियोमीटर जो होता है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट दैट आर मेजर द सॉइल वाटर टेंशन. एंड ऑक्सीनोमीटर हाइट को मेजर करता है. स्टोमेटा आप देख पा रहे हैं. स्टोमेटा जब फूलेगा तभी जब गार्ड सेल फूलेगा तभी स्टोमेटा खुलेगा. जब गार्ड सेल फूलेगा नहीं यानी संकट रहेगा, प्लेसिड होगा, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा. स्टोमेटा जो है बंद हो जाएगा. तो स्टोमेटा मोस्टली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम. एंड कॉजेज ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोज ड्यू टू द टर्जिटी ऑफ द गार्ड सेल. गार्ड सेल बिकम टर्जिड, स्टोमेटा खुल जाएगा. अगर गार्ड सेल फ्लैसिड होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. नंबर ऑफ स्टोमेटा मे बी द वैरी lower and upper surface. Greater the number of stomata present on the lower surface, that is called dorsiventral in dicot. आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए गार्ड सेल में पोटेशियम आयन अंदर आएगा, तो पोटेशियम अंदर आएगा तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो एंडोस्मोसिस होगा. तो एक्युमुलेशन ऑफ K+ आयन द गार्ड सेल, देयर इज इंक्रीज द सॉलिड कंसंट्रेशन. सॉलिड होगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा. एंडोस्मोसिस मतलब पानी अंदर आएगा. पानी अंदर आएगा तो गार्ड सेल फुल जाएगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा. अनदर थ्योरी है मैलिक एसिड इज फॉर्म इन द गार्ड सेल. H+ एंड मैलिक एसिड डिसोसिएटेड.
and they increase the solid concentration again, और एंडोस्मोसिस होगा, गार्ड सेल फूलेगा और स्टोमेटा खुलेगा. Transpiration is affected by the temperature. Increase the temperature, the rate of transpiration is increased at a certain value. Light, even very low light intensity, it's enough to open the stomata. और इवन मून लाइट, कैंप प्लांट जितने भी होते हैं मून लाइट में स्टोमेटा उनके खुल जाते हैं. ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई आउटसाइड, स्टोमेटा माइट बी द क्लोज. एंड विंड स्पीड, द इनिशियली increase the wind speed, they cause the stomatal aperture will be open और finally close हो जाते हैं. Now guttation, exudation of water in the form of liquid droplets, मतलब लीफ के मार्जिन से टिप 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 ऐसे ऐसे अगर पानी लॉस हो तो दैट इज गटेशन. गटेशन अर्ली मॉर्निंग में देखा जाता है और द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड हाइड्रोथ्वाइड सेल्स. हाइड्रोथ्वाइड सेल, और इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर. ये रूट प्रेशर के फॉर्म में होता है, छोटे प्लांट में देखा जाता है. थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सेप, आखिर ये सारा चीज ऊपर कैसे चढ़ जाता है, तो दे आर अ वेरियस थ्योरी बट द थ्री मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी is a root pressure theory, capillary theory, and the last but not least which is most acceptable is a Dickson and Joly theory. So there are the different theory has been explained how the water is moved top of the tree which may be more than 100-meter height. Root pressure theory, capillary theory, cohesion and transpiration pull theory जो Dickson and Joly ने दिया था. Root pressure theory is given by the Priestley, and according to this theory जो रूट है एक प्रेशर के साथ पानी को खींचता है, बट इस प्रेशर को नापा गया तो सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था. 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर सफिशिएंट नहीं है बड़े प्लांट को पानी पहुंचाने के लिए, तो ये थ्योरी फेल हो गई. राइट, ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई. और इस थ्योरी से पता चलता है कि ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन इज ऊजेज आउट. अगर छोटे प्लांट को काटोगे तो उसके आगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आने लगेंगे, एंड दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव प्रेशर. कैपिलरी थ्योरी, कैपिलरी जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, पानी को ऐसे टच करेंगे तो पानी इसके अंदर आ जाता है केमिस्ट्री वाले लैब में. तो ये बोहेम बताते हैं कि प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है. दिस इज अ वेरी फाइन कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, और वाटर और सैप जो है इसी के अंदर चला जाता है. बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इज कॉल्ड ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी, एंड दिस इज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली. उन्होंने कहा है कि जो पानी है एक रोप की तरह और एक रोप की तरह है, तो एक पानी अगर लॉस होता है तो उसकी जगह को फिलफिल करने के लिए दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, और ऐसे कंटिन्यूअस रहता है. और इसमें 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है. कोहेसिव फोर्स, वाटर और वाटर के बीच में फोर्स लगता है, और जिससे इसकी जो ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है जो रस्सी की तरह है वो टूटता नहीं है, और एडहेसिव फोर्स वाटर और जाइलम के बीच में लगता है. So there is a continuous water column from root to the leaf, a transpiration pull. The water column become a rope-like structure which create a tension or pull which is unable to break the water column, and they causes the 2 type of force. जैसे कि आप force देख पा रहे हैं. Cohesion, adhesion and surface tension has the force responsible for the movement of the water. The trachyllary elements, water molecules remain attached to the one another by the strong mutual force of attraction. They are called cohesion force or tensile strength. So there is a 2 type of absorption, the active or passive. Active में root are highly involved and the water absorption by the root. Passive, the root are passively involved and water absorbed through the root. Active में minerals are present in the soil which is the charged particles which cannot be moved across the cell membrane. Concentration of minerals in the soil is usually lower than the concentration of minerals in a root. Active absorption is only one direction. Translocation of minerals ion, again transpiration pull theory ही बताती है इसको. मास फ्लो हाइपोथेसिस. अच्छा, एक सोर्स और सिंक का कंसेप्ट है. सोर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे खाना बनता है, जैसे ग्रीन लीफ माइट बी द ग्रीन स्टेम, और फिर वो खाना रूट में जहाँ पे खाना नहीं बनता है वहाँ पे ट्रांसलोकेट होता है, वहाँ पे स्टोर हो सकता है या वहाँ पे यूटिलाइज होता है. तो सोर्स से सिंक में कई दफ़ा ये ऐसा देखा जाता है कि खाना बन नहीं पाता है, तो ये सिंक से सोर्स में भी जा सकता है. तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट देखा जाता है. ठीक है, इंटरकन्वर्टेबल भी इसे देखा जाता है. देयर इज अ प्रेशर फ्लो और मास हाइपोथेसिस. अगेन ये प्रेशर के साथ सारा चीज़ मूव होता है ना. तो ये सारा चीज़ें हैं. दैट्स ऑल. So start with the mineral nutrition. So mineral nutrition for the growth and development, they require the macro and micronutrient.
The macronutrient are carbohydrate, protein, fats, water, and minerals. So how can you study the which minerals is required by the plant and which minerals is not required by the plant? So the Julian von Sach first demonstrate that the storage substance in the plant are starch. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होके और प्लांट में स्टोर रहता है. ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द प्लांट कुड बी ग्रो टू मैच्योर इन अ डेफिनेटिव न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल. और इस लाइन से क्वेश्चन आया है कि प्लांट कैन ग्रो विदाउट सॉइल ग्रो कर सकता है. There is technique is called hydroponics. This technique is growing plant in nutrient solution called hydroponics. आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में कोई मिट्टी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन दिखाई देंगे और प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है. दिस टेक्निक इज ट्राई टू डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट. Hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomatoes, seedless cucumber, and lettuce. Now the essential minerals elements. Who is the essential mineral elements? So most of the minerals present in the soil can enter the plant through the root के through जाता है, and they are a technique that able to detect the minerals even in very low quantity. So what is the criteria for essentiality? हमें कैसे पता चलेगा कि वो minerals प्लांट के लिए ही जरूरी है? सो द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. मतलब मिनरल्स ऐसे होने चाहिए कि उसके एब्सेंस में प्लांट कभी भी कुछ भी बड़ा चीज़ ना कर पाए, ग्रोथ ना हो पाए, लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो पाए. द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक and not be replaceable by another element. ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे कोई और दे दिया जाए. The element must be directly involved in metabolism of the plant. Metabolism plant के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए. Now the elements के बारे में बात करें तो there is a two term. One is called macronutrient and another is called micronutrient. Macronutrient, they are generally present in the plant tissue in a large amount, greater than 10 millimole per kg of dry weight. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ये याद होना चाहिए आपको कि मैक्रोन्यूट्रेंट कौन कौन से होते हैं. माइक्रोन्यूट्रेंट, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस देन 10 मिलीमोल पर ड्राई वेट. आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, बोरोन, निकल, ये सब याद होना चाहिए. सो एसेंशियल एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू द फोर टाइप बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स and hence the structural element of the cell: carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. They are component of energy related chemical compound of the plant: magnesium in the chlorophyll, phosphorus in ATP. They can be activate or inhibit the enzyme. जैसे मैग्नीशियम जो होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और पीईपी को एक्टिवेट करता है, जेडन एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. They are responsible to alter the osmotic potential of the cells, potassium and opening and closing of stomata. तो ये सारा चीज़ है. Now we are talking about the role of macro and micro nutrient. The first is nitrogen. They are required by the plant in the greater amount. They are absorbed in the form of NO3 minus ion, and they are required for the meristematic tissue or metabolically active tissue. The major constituent of protein is nucleic acid, vitamin and hormone. डेफिशिएंसी इसकी हो जाएगी तो क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीफ, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस. पोटेशियम के बारे में बात करें, दे आर एब्जॉर्ब इन द पोटेशियम आयन, दैट इज K+ आयन. दे रिक्वायर्ड मोर अबंडेंट क्वांटिटी इन मेरिस्मेटिक टिश्यू, बर्ड्स एंड रूट टिप. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बिकॉज पोटेशियम इज प्ले a very important role. Tursity of plant protein synthesis and activation of enzyme. They maintain the cation anion balance of the cells. इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लॉस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, शॉर्ट इंटरनल बुशी हैबिटाट हो जाएगा. फॉस्फोरस के बारे में बात करें तो यूज ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH2 which is the energy molecules. They are absorbed in the form of phosphate ion. Phosphorus is a part of cell membrane, certain protein, all nucleic acid and nucleotide. They are required in all phosphorylation reaction in which the ADP is converted into the ADP. Consider the limiting elements because it is not easily available. They are not present in the free in the soil. Deficiency lead to the chlorosis. Chlorosis का मतलब लीफ पीला हो जाएगा and necrosis मतलब लीफ सड़ जाएगा, older leaves. Calcium, they are absorbed in the form of calcium ion. They help in the photolysis of water. This is important.
Photolysis, the water is split into the 2H plus half O2. They are required in meristematic tissue or differentiating tissue. During the cell division, the use of synthesis of cell wall calcium pactinate in the middle lamina, use of formation of mitotic spindle is also important. Calcium is a part of a structural component of the cell wall, hence they are not easily released and they help in regulation of metabolically active activity. दोनों लाइन से प्रश्न पूछा गया है. Deficiency, लीफ पीला हो जाएगा, सड़ जाएगा, young leaf, death of the root tip and shoot tip and they are not remobilized. आप इसे remobilize नहीं कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. Magnesium, Mn, they are absorbed in the form of divalent Mg2 plus. They are help in enzyme respiration and photosynthesis. Mn and chlorine are very important or very crucial for the photolysis of water. Magnesium is a constituent of ring-like structure of the chlorophyll and they help in maintain the ribosomal structure. इस लाइन से प्रश्न पूछा गया है. It is also involved in synthesis of DNA and RNA. Deficiency इसकी होगी तो the chlorosis of young leaf हो जाएगा. Sulfur की बात करें तो plant obtain sulfur in the form of sulfate ion. So they are required for the synthesis of amino acid and vitamin. Sulfur is present in 2 amino acid, cysteine and methionine. They are main component of several coenzyme, vitamin, thiamine, biotin, B7. They are important for the hair and coenzyme A. Tear promoting substance of onion is a sulfur compound, that is the sulfinic acid. Sulfinic acid is also there. Iron के बारे में बात करें, plant absorb iron in the form of Fe3 plus and they are required in large amount of comparison of other micronutrient. Component of protein involved is transfer of electron like ferredoxin, cytochrome. They activate or catalyze the enzyme and they are essential for the formation of chlorophyll. Deficiency हो जाएगी तो लीफ पीला हो जाएगा, young leaf का. Manganese, which is very important. Photolysis of water, the water is split into the 2H plus half O2. Photolysis, respiration, nitrogen metabolism में काम करेगा. इसकी कमी हो जाएगी तो लीफ पीला हो जाएगा. ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ वी हैव अ जिंक. जिंक, दे आर absorbed by the plant in the form of Zn2 plus. They activate the various enzyme carboxylase and they are required for the synthesis of oxygen. इसकी कमी हो जाएगी तो शॉर्ट इंटरनोड देखा जाता है. कॉपर के बारे में बात करें तो दे आर absorbed in the form of cupric ion. They are essential for the overall metabolism of the plant. इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप ऑफ यंग लीफ. बोरोन के बारे में बात करें, दे आर absorbed with the BO3 और BO4. Boron is required for the uptake and utilization of calcium. Membrane functions, pollen germination, cell elongation, cell differentiation, carbohydrate translocation is important. Molybdenum, they are absorbed in the form of molybdenum. Component of several enzymes, nitrogenase and nitrate reductase, they are participate in nitrogen fixation, important है. Marginated necrosis होगा, leaf का margin सड़ जाएगा. Chlorine, they are also important for the photolysis of water. आपको पता होना चाहिए कि photolysis of water में कौन कौन से molecules take part करते हैं. They are absorbed in the form of chloride ion along with the sodium and potassium. They help in determine the solute concentration and ion cation balance in the cells. They are essential for the photolysis of water. Deficiency lead to the chlorosis of leaf, bronze coloration of leaf and swollen root tip. Deficiency symptom of essential elements ion. Critical concentration के बारे में अगर बात करें, the concentration of essential element below which the plant growth retarded, मतलब ऐसा critical concentration कि अगर उस concentration से कम मिले तो plant का growth नहीं हो पाएगा, plant grow नहीं कर पाएगा. तो in the absence of any particular elements, plant shows certain morphological changes. They indicate the certain elements deficiency, that is deficiency symptoms. Deficiency symptom of nitrogen, potassium, magnesium are visible first in senescence leaf, यानी older leaf. Chlorosis, loss of chlorine, chlorophyll, the leading to the yellow color of leaf. N, K, Mg, S, Fe, Zn, Mn, O से होता है. Necrosis, death of tissue, Ca, Mg, Cu, K से होता है. Inhibition of cell division, N, K, S, MO से होता है. Now toxicity, अगर किसी भी किसी भी न्यूट्रेंट का अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो दे लीड टू द टॉक्सिसिटी, even not in plant and animals or human being also. So the requirement of micronutrient is always in low amount, while their moderate decrease or increase they causes the symptoms and moderate increase in toxicity.
Manganese toxicity, appearance of brown spots surrounded by the chlorotic vein, deficiency of iron, magnesium, and calcium. Soil, as you know, it is a reservoir of essential elements. Majority of nutrients are essential for the growth and development of the plant become available to the root due to the weathering and breakdown of the rocks. Soil is not supply the minerals but also harbor the nitrogen fixating bacteria, which is important for the fixation of atmospheric nitrogen into the soil, and they are important for the available to the plant. There is a nitrogen cycle. Atmospheric nitrogen है, biological nitrogen fixation होता है जिसमें अमोनिया converted into the nitrite and nitrite is converted into the nitrate, और यही नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट बायोमास में नाइट्रेट आ गया. दिस नाइट्रेट, अब इस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा तो एनिमल्स के अंदर आएगा. एनिमल अगर मर जाएगा तो सड़ गल के अमोनिफिकेशन होगा, अगेन अमोनिया बन जाएगा, राइट. तो या प्लांट अगर मर जाता है, सूख जाता है, तो सड़ गल के फिर से अमोनिफिकेशन होगा, अमोनिया से फिर से नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट, और ये साइकिल चलता रहेगा. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया इज टर्म्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. अमोनिफिकेशन ये वाला प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो नाइट्राइट है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो नाइट्राइट इज कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर. ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है. और नाइट्रेट जो होता है, दे आर एब्जॉर्ब by the plants and transport of the leaf. Molybdenum, they help in nitrogen fixation. Nitrogen is a part of amino acid, protein, hormone, chlorophyll, and many vitamins. Nitrogen is limiting factor of natural and agriculture ecosystem. Ammonia is first oxidized by the nitrate by the bacteria Nitrosomonas or Nitrococcus. Denitrification, the nitrate is present in the soil. They can be reduced into the nitrogen by the process called denitrification. They are carried out by the Pseudomonas and Thiobacillus. नाउ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, एंड देयर इज अ स्टेप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. करीब 90% जो ये फिक्सेशन होता है इसी प्रोसेस से होता है. तो 90% ऑफ टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू द अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म, और ये नाइट्रोजिनेज की मदद से अमोनिया बनाता है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको जानना चाहिए. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एरोबिक बैक्टीरिया, एजोबैक्टर वर्जिनिकिया, एनारोबिक रोडोस्पाइरलम, बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम. साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनाबेना नॉस्टॉक. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करें तो सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एसोसिएशंस आर नोन, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप. Rhizobium, relationship between the root of the several legume plants such as the alfalfa, seed clover, sweet pea, lenticels, garden pea. The most common association of root is a nodules. Nodules are outgrowth. आप देख पा रहे हैं ये outgrowth है जहाँ पे जितने भी legume plant हैं उनके ऊपर बनता है. Frankia produce a nitrogen fixing nodules to the root of non-legume plant. Frankia and rhizobium are free living in a soil. Center portion of nodules are pink. सेंटर पोर्शन आप देखेंगे तो पिंक नजर आएगा. द लेग्यूम हीमोग्लोबिन एंड लेग हीमोग्लोबिन. नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो दिस इज अ रूट हेयर. रूट हेयर सीक्रेट द म्यूसिलेज एंड शुगर लाइक सब्सटेंस. तो जितने भी सॉइल बैक्टीरिया हों वो अट्रैक्ट होंगे और ये एंटर होने लगेंगे, एंड दे फॉर्म द इन्फेक्शन थ्रेड and they goes up to the cortex. The leg hemoglobin is synthesis outside the bacterial cell. Synthesis of leg hemoglobin require the Fe and Cu. Leg hemoglobin क्या करता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के ही जैसा होता है, ये ऑक्सीजन कैरियर जैसे हमारे करता है. तो ये हमारे लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को एस्केवेंजर होता है, ऑक्सीजन को खा जाता है. क्योंकि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो काम नहीं करेगा, तो ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खींच लेता है ताकि ये काम करे. ये फ्लो चार्ट है जो आप देख सकते हैं. 2 और स्टेप हैं उसे आप रीड कर लीजिएगा. दैट्स ऑल. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना. तो लाइट के प्रेजेंस में अगर प्लांट अपना खाना बनाए तो दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय द प्लांट विच यूजिंग द लाइट, carbon dioxide, water and the pigment. It is a reductive process because there is a utilization of carbon dioxide. There is a endergonic process because the light energy is trapped. Light energy trap हो जाता है
और ये एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस ऑफ फूड मतलब फूड सिंथेसाइज होता है। तो क्या इंपॉर्टेंस होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही आश्रित हैं, राइट। सो दिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ, राइट, and there is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by the green plant. कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको जान लेना चाहिए। द स्टीफन हेल्स द फादर ऑफ प्लांट एनाटमी एंड द ग्रीन लीफ एयर लाइट, दे आर एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ फूड। जोसेफ प्रिस्ले, प्योर एयर इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय द इम्प्योर एयर एब्जॉर्ब होता है। सैच के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च, एज फॉर द स्टार्च से कर सकते हैं। प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसपेरेंट जार रखा था, कैंडल जलाया था, चूहे को रखा था और इसे बंद कर दिया था। तो बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन तो आ नहीं रहा था, तो कैंडल भी बुझ गया और चूहा भी मर गया। इन्होंने मिंट प्लांट यहाँ पे प्लेस किया। मिंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन by the photosynthesis, and this oxygen is required for the burning candle and this is also required for the survival, और काफ़ी देर तक चलता रहा। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये बोला कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन लोगों के लिए ज़रूरी होता है। जॉन इंजनहाउस, दे शो द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट process and somehow the purified air is fouled by the burning candles and breathing animals. So what is the site of photosynthesis? The mesophyll is the actual site of photosynthesis. जब हम स्टोमेटा के अंदर जाएंगे तो आपको मेसोफिल सेल मिलेगा और मेसोफिल सेल के अंदर जाएंगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे तो क्लोरोफिल ए, बी और अदर एसेसरी पिगमेंट्स मिलेंगे। दे आर ओरिजिनली ट्रैपिंग द सनलाइट और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस अगर पर्टिकुलरली इन स्पेशलाइज्ड सेल विच इज कॉल्ड मेसोफिल सेल and which contain the chloroplast which is the actual site for the photosynthesis in the green plant. Chloroplast pigment के बारे में बात करें तो they absorb the light energy for the specific wavelength and they are two type, one is called chlorophyll, another is called carotenoids. Chlorophyll is what? The chlorophyll are the green photosynthetic pigment. They are present in all photosynthetic organism. ये photosynthetic organism में present होता है। There are the two type of chlorophyll, chlorophyll A and chlorophyll B. क्लोरोफिल ए जो होता है मेन पिगमेंट होता है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रैपिंग द सनलाइट। बी इज एसेसरी पिगमेंट जो कि हैंडओवर करता है एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल्स में। क्लोरोफिल ए इज नोन एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए इज कंटेन CH3O group and chlorophyll A is a major pigment involved in trapping the light energy to the electrical energy. Chlorophyll B is do not directly take part in photochemical process and chlorophyll B contains CHO group उसमें होता है। B जो होता है they are absorb wavelength of light and transfer the energy finally to the chlorophyll A and therefore they are called accessory pigment, इसलिए इसे हम accessory pigment कहते हैं। कैरोटेनॉइड के बारे में बात करें तो पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल A and B is called carotenoid. This is also the accessory pigment. They are supporting role for the photosynthesis. Now the action spectrum they are given by the Engelmann and this is a graphical representation कि कितना वेवलेंथ आ रहा है और इस वेवलेंथ को प्लांट यूज करके कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, राइट। तो देयर इज अ टर्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमेट्री विच इज यूजिंग ग्राफ विच इज प्लॉटेड एंड अब्जॉर्ब द लाइट इन द वेरियस वेवलेंथ। प्लांट बेसिकली जो होता है पार विच इज फोटोकेमिकली एक्टिव रेडिएशन 400 से 600 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंड बेस्ट स्टडी फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड बेस्ट स्टडी फॉर द फोटोसिंथेसिस इज अ वाइट लाइट जो नेचुरल लाइट होता है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में बात करें, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल लाइट के बारे में बात करें तो ब्लू एंड रेड, उसके बाद ग्रीन आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि बेस्ट लाइट क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? वाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक में ब्लू एंड देन रेड। टू फेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन। यूजिंग द लाइट एनर्जी दे converted the light into the ATP and during the light reactions also synthesis of NADPH2। ATP और NADPH2 दोनों को मिला के assimilatory power कहते हैं। Dark reaction they are separated by the dark and the CO2 reduction and assimilation to form a glucose by using the assimilated power to form a light reactions. So according to this pigment they are part of the plant and photosystem may be divided into the photosystem first and second. Photosynthesis first में क्या होता है कि जो मेन पिगमेंट होता है और P700 होता है, यहाँ पे पानी टूटता नहीं है। द वाटर इज नॉट स्प्लिट इनटू द 2H प्लस हाफ O2। सनलाइट आएगा, P700 ने अचीव किया, एक्सेप्ट किया
और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें FeS आयरन एंड सल्फर कंपाउंड एक्सेप्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है ना, ATP बनता है। तो ये रिएक्शन सेटर P700 करीब 200 से 400 क्लोरोफिल होते हैं, 50 कैरोटेनॉइड होते हैं, लाइट ग्रीन कलर का होता है, पानी टूटता नहीं है। प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज FeS आयरन सल्फर कंपाउंड एंड इट इज एसोसिएटेड विद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में ही काम करता है। फोटोसिस्टम सेकेंड में जो लाइट रिएक्शन है P680 है, P680 और इसमें पानी टूटता है। द वाटर इज ब्रेक इनटू द 2H++ हाफ O2 और PS सेकेंड जो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में करता है। इसमें 200 क्लोरोफिल 50 कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क ग्रीन का होता है, पानी टूटता है। प्राइमरी रिसेप्टर होता है फियोफाइटिन। अच्छा, इसमें प्राइमरी रिसेप्टर फियोफाइटिन होता है एंड दे आर एसोसिएटेड ओनली फॉर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। सो नाउ द फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करें। फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ADP से ATP बनना। तो लाइट के प्रेजेंस में ATP से ADP बनना, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो टाइप के होते हैं, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहीं पर रिटर्न आ जाए, दैट इज साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वो वापस ना आए, तो ये जिगजैग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। सबसे पहले सनलाइट से लाइट आया P700 PS fast and first acceptor of electron is FeS iron sulfur compound. This electron hand over the another electron carrier molecules which is called ferredoxin. Then cytochrome B and F complex. While the ferredoxin से अगर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B and F कॉम्प्लेक्स में जाता है तो ADP से ATP बनता है, प्लास्टोसाइनिन, और फिर से इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक चला जाता है। तो यहाँ पे ADP से ATP बनता है, प्राइमरी रिसेप्टर FeS होता है और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक दोनों में टेक पास करता है। ATP सिंथेसिस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड दे अकर इन स्ट्रोमा लैमिने। स्ट्रोमा लैमिने में होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दे आर आल्सो कॉल्ड जेड स्कीम। P680 है और इससे जो है इलेक्ट्रॉन आया, सबसे पहले फियोफाइटिन ने इसे करा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी रिसेप्टर कौन सा है, फिर उसके बाद क्यूनॉन के बाद प्लास्टोसाइनिन, फिर यहाँ पे P700 भी आ गया है, फिर FeS और फेरोडॉक्सिन और फाइनली NADPH2 का निर्माण होता है। यहाँ से पानी टूटता है, वाटर इज ब्रेक डाउन इनटू द 2H++ हाफ O2। सो होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS सेकेंड इज अपहिल टू द एक्सेप्टर एंड दे रिड्यूस टू द NADPH++ ion, therefore they are called Z scheme. What is the difference? साइक्लिक में प्राइमरी रिसेप्टर जो होता है FeS होता है, इसमें फियोफाइटिन होता है, इसमें पानी टूटता नहीं है, इसमें पानी टूटता है। ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता क्योंकि पानी टूटता ही नहीं, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा। एंड साइक्लिक फ्लो होता है, इसमें नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। नाउ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जब ये पानी टूटता है तो दिस प्रोटोन इज कीप एक्यूमुलेटेड इन स्ट्रोमा, और ये प्रोटोन जो होता है बेसिकली ATP सिंथेटेज को एक्टिवेट करता है। ATP सिंथेटेज क्या करता है कि F1 में जाता है और वहाँ पे ADP से ATP बनाता है। सो दिस इज होल स्कीम इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस है। तो यहाँ देख पा रहे हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS सेकेंड, द वाटर इज स्प्लिट इनटू द 2H++ हाफ O2 एंड नेट गेन ऑफ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन तो हमें आता ही है। तो यहाँ पे देखिए कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर का मतलब होता है ATP plus NADPH2, राइट। ATP synthesized in the chloroplast and chemoosmotic hypothesis has been put forward how the ATP is synthesized. आप देख पा रहे हैं पूरा जो पिंक कलर का है, दिस इज कॉल्ड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ये सारे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि प्रोटोन को लेके आएगा। प्रोटोन, ये सारे प्रोटोन इकट्ठा हो रहा है इंटीरियर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोटोन इज एक्टिवेट द ATP सिंथेटेज, जिससे ATP से ATP बनेगा, और ये सारा का सारा इवेंट माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स में होता है। So ATP synthesized in this process and splitting of water take place inside the inner side of the membrane, that is proton hydrogen ion, and they are produced the splitting of water which is accumulate in the lumen of the thylakoid membrane. तो ये सारी चीज़ है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड अ मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप, ताकि प्रोटोन अंदर के तरफ चला जाए। एनर्जी इज यूज इन दिस पंप and across the membrane
and they create a gradient and high concentration of proton with the thylakoid membrane. Now we have a dark reaction, Calvin cycle, C3 cycle, CO2 formation cycle. they are discovered by the Blackman. इस पे डाउट है कुछ. 3 स्टेप होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. आप देख पा रहे हैं CO2 एंड वाटर रुबिस्को ने अचीव किया. फिर से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनेगा. PGA का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. देन 1,3 डाई PGA एल्डिहाइड, आप PGA एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, और फिर PGA एल्डिहाइड, फिर ट्राइओस फॉस्फेट, फिर रीजनरेट होकर RUPP, और फिर फर्दर ये CO2 एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा. तो कार्बोक्सिलेशन इज फिक्सेशन ऑफ CO2. जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो फिक्स होगा in a stable organic intermediate. CO2 is utilized by the carboxylation of RUBP with the help of enzyme called the Rubisco to form a 3-PGA. Reduction, this is type, is important for the formation of glucose. This is use of 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH2 and the reduction and fixation of CO2 molecules. ये 6 बार टर्न लेता है ताकि एक मॉलिक्यूल्स को बना सके. नाउ द रीजनरेशन ऑफ RUBP रीजनरेट होगा तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पाएगा. द रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर RUBP इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू दिस साइकिल, और ये इंटरप्ट ना हो. रीजनरेशन स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर द ATP एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ RUBP. तो क्या चीज़ एंटर होता है, क्या चीज़ बाहर जाता है. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा. 18 ATP, 18 ADP, 12 NADPH2, 12 NADCH. इन द कैल्विन साइकिल CO2 एक्सेप्टर इज RUBP, RUDP. बाई कहो या डाई कहो, बात एक ही है. और एज अ कैल्विन साइकिल टेक प्लेस ओनली द 1 कार्बन, so 6 turn of the Calvin cycle is required. Formation of 1 molecules is 18 ATP, 12 NADPH2 is required, right? 12 ATP is required. यहाँ देखिए C4 साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल. हैच एंड स्लैग साइकिल कैसे याद करेंगे, SMS से याद करेंगे. शुगर केन, मेज, सॉर्गन इसमें होता है. मेनली ये ट्रॉपिकल प्लांट में देखा जाता है, कुछ सब ट्रॉपिकल प्लांट में देखा जाता है. प्राइमरी रिसेप्टर इज PEP, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज मैलिक एसिड. ये 2 सेल में होता है, मेसोफिल सेल, बंडल सीड सेल्स. मेसोफिल सेल में सबसे पहले CO2 अंदर आता है, ठीक है. और ये क्रेन्स एनाटमी, खासकर क्रेन्स एनाटमी में देखा जाता है, ये टाइप का लीफ का अरेंजमेंट है. आप देख पा रहे हैं मेसोफिल सेल ऊपर है और बंडल सीड सेल यहाँ पे है. एटमॉस्फेरिक आया और यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है OAA, ऑक्सो एसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड नहीं है. CO2 आया, PEP ने एक्सेप्ट किया और इससे OAA बना, दैट इज ऑक्सो एसिटिक एसिड, एंड दिस ऑक्सो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू द मैलिक एसिड. ये सारा का सारा ऊपर वाले सेल यानी मेसोफिल सेल के अंदर होता है. देन मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स, और मैलिक एसिड अंदर आ गया बंडल सीड सेल के अंदर. ये C3 साइकिल में जाएगा और ग्लूकोज बनाएगा, और फिर ये मैलिक एसिड रीजनरेटेड होकर 3-फॉस्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज ट्रांसपोर्ट होकर फिर से PEP बना लेगा. तो उसी का एक्सप्लेनेशन है, राइट. तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट. इट कैन बी टॉलरेट हाई लाइट एंड टेम्परेचर बिकॉज द एंजाइम, और इस लाइन से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है कि C4 प्लांट हाई लाइट और टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास PEP, कार्बोक्सिलेज और डाइकाइनेजेस होते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं. They can be performed the photosynthesis even in the stomata close because the CO2 concentration system are present in bundle seed cells, and they can be tolerate more salinity because the abundant organic acid present in this plant, right? So this is C4 plant. C4 plant C3 plant में आप अंतर देख सकते हैं. फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन इज टोटली द वेस्टफुल प्रोसेस. Respiration which is initiated in chloroplast in the presence of light only in the photorespiration. It occurs when the oxygen concentration is more than the CO2 concentration and presence of high light intensity high temperature. इससे सवाल पूछा गया है. कहाँ कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें होता है. तो ये रिएक्शन है RUBP, CO2 और रुबिस्को के प्रेजेंस में ये सारा चीज़ बनाता है. ठीक है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा. फैक्टर इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस. फैक्टर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? तो प्लांट के अंदरूनी फैक्टर कर सकते हैं और प्लांट का बाहर वाला फैक्टर कर सकता है. प्लांट का अंदर वाला फैक्टर क्या हो सकता है? साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, है ना,
इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड क्लोरोफिल, ये सारे अंदरूनी चीज़ें हैं जो इसे अफेक्ट कर सकते हैं। बाहर वाला क्या है कि सनलाइट है या नहीं है, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था और इन्होंने कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो जिसकी वैल्यू बहुत कम है उस पर ही रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करेगा, है ना। तो जिसकी वैल्यू बहुत कम है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शंस करेगा। एग्जाम्पल जो है, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट, CO2 कंडीशंस, प्लांट में बी नॉट फोटोसिंथेसिस इफ द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो प्लांट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। लाइट में क्या करते हैं कि लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो विद द इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी विद इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आप मतलब कि थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्लोरोफिल जल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, the CO2 is major limiting factor of photosynthesis and concentration, and CO2 is very low in the atmospheric between 0.3 to 0.4. Increase the concentration up to the 0.05, they causes the increase in CO2 fixation rate, and beyond this एस्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो मतलब CO2 भी थोड़ा सा बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो एस्टोमेटा बंद हो जाएगा। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 के लिए है 10 से 25 और C4 के लिए है 30 से 45। इसके बीच में अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो फोटोसिंथेसिस विल बी हैम्पर। द वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, और वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। वाटर स्ट्रेस से एस्टोमेटा बंद भी हो सकते हैं, तो वाटर तो चाहिए ही चाहिए। दैट्स ऑल। तो स्टार्ट विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है? ब्रीदिंग क्या होता है? दिस द गैसेज एक्सचेंज, दैट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, राइट। इट्स अ नॉर्मल। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूटते हैं और टूटने के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे हम सांस लेते हैं तो उस समय किसी भी सब्सटेंस का टूटना, राइट, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और क्या टूटता है, कौन सा सब्सटेंस टूटता है, एंड दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माइट बी द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, RQ से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द ऑक्सीजन इज टेकन, यानी किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड RQ. RQ 1 for the carbohydrate, RQ less than 1 for the fatty acid tripalmitin, क्वेश्चन आया हुआ है। RQ 0.9 for the protein, क्वेश्चन आया हुआ है। RQ 4 for the oxalic acid, RQ 1.33 for the malic acid. RQ greater than 1 for the maturing seed, RQ 0.85 is mixed diet, less than 1 is starved leaf and color petal. So do you think plant breathe? Yes, the answer will be yes. But हमारे तरह प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल है, ट्रैकिया है, लंग्स है, ऐसा तो नहीं होता है। तो प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। Animal have a special organ for the breathing like lungs, gills, trachea. Plant do not having the specialized respiratory organ. They have stomata and lenticels. Reason for the absence of respiratory organ, plant खुद का ख्याल रख सकता है और respiration rate काफ़ी कम होता है। Each plant part take care of its own, and gases exchange need a very little transport of gases required. There is a various part of the plant which show low respiration gases exchange like root, stem, इसमें बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। So on the basis of oxygen is present for the respiration or the absent, the respiration is divided into the two parts. One is called aerobic respiration and another is called anaerobic respiration. Aerobic respiration का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, complete breakdown of respiratory substrate, they are called aerobic respiration, and the product is CO2 and water. Anaerobic respiration, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और इसमें ब्रेकडाउन होगा, तो इसको फर्दर दो हिस्सों में ट्रांसफर करते हैं, एंड दे लीड टू द समथिंग फर्मेंटेशन। एनारोबिक, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दे टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। दे टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो एनारोबिक के दो पार्ट फर्दर होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑलवेज, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जब उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो थोड़ा ऑक्सीजेनिक हो सकता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स
द ऑर्गेनिज्म विच कैन रेस्पायर इवन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑब्लिगेट कि हमेशा वो एब्सेंस में ही काम करेगा. लैक ऑफ एंजाइम नेसेसरी फॉर द कैरिंग आउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. So now the glycolysis, which is very important. Glycolysis is a common step for the both type of respiration, चाहे वो aerobic हो anaerobic हो, glycolysis होगा ही होगा. Glyco का मतलब होता है sugar and lysis का मतलब होता है breakdown. The scheme of glycolysis was given by Emenden, Meyerhoff and Pyranus, and they are known as EMP pathway. इसे हम EMP pathway कहते हैं. The anaerobic organism, it is only the process in the respiration and glycolysis is occur in cytoplasm of the cell. इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए. यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं, ये पूरा 10 स्टेप होता है. ग्लूकोज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज बाईफॉस्फेट, फिर उसके बाद 2 इंटू ट्राइओज फॉस्फेट, 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 इंटू 2 फॉस्फोपायरुवेट एंड देन पायरुविक एसिड. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड बनता है. अब पायरुविक एसिड जो होता है क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, राइट. यहाँ तक एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होगा, यानी अगर कोई ऑक्सीजन मिले तब भी पायरुविक एसिड मिलेगा, ना मिले तब भी पायरुविक एसिड मिलेगा. बट अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाए तो दे एंटर इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इज द क्रेब्स साइकिल. अगर इसे नहीं मिले तो फिर वो फर्मेंटेशन के तरफ चला जाएगा. इसे याद करने का तरीका क्या है, आप 1 2 3 4 5 6 9 तक लिख लीजिए, और यहाँ पे काउंटिंग है, 1 से 3 की काउंटिंग करेंगे तो ATP से ADP आएगा, फिर 6 और 9 करेंगे तो उल्टा रिवर्सिबल हो जाएगा, ADP से ATP, 5वें पे NAD पॉजिटिव से NADH आएगा और 8वें से पानी रिलीज होगा. पायरुविक एसिड इज अ की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पे एंजाइम इंपॉर्टेंट है. कम से कम ऊपर वाले 2-3 एंजाइम आपको याद होनी चाहिए. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो हेक्सोकाइनेज की जरूरत होगी. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो दैट इज फॉस्फो हेक्सोआइसोमेरेज. तो ये आपको जानना चाहिए. सो फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, CO2 and water, however the organism adopt the Krebs cycle, which is a part of aerobic respiration. Glycolysis is independent of oxygen. अभी बताया कि ये दोनों में हो सकता है. Hence they are common in both aerobic and anaerobic. ये common है और इससे सवाल पूछा जा सकता है. Glucose is substrate for the glycolysis and most of the enzyme requires the magnesium is a cofactor, और इससे भी सवाल आया है नीट के अंदर. Mn is a cofactor, right? Mn is a cofactor. Now the fermentation. Fermentation is kind of an aerobic respiration they carried out the primarily by the fungi and bacteria. Gail Lusek was the first discovered to the fermentation. And type of fermentation के बारे में बात करें तो there is a alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation is done by the yeast and there is incomplete oxidation of glucose is achieved by the anaerobic conditions where the pyruvic acid is converted into the carbon dioxide and ethanol. Lactic acid fermentation is more reported in animals. They are more reported in the muscles. अगर मसल को सही से ऑक्सीजन ना मिल पाए तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा. तो pyruvic acid is lactic dehydrogen and Jaden, they convert into the lactic acid. Net gain of both type of fermentation is 2 ATP, चाहे वो lactic acid हो चाहे वो alcoholic हो. Alcohol fermentation result in release of CO2 along with the ethanol. तो while the lactic acid is produced of only lactic acid only. आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज है, इसका एंड प्रोडक्ट जो है पायरुविक एसिड आया. अब पायरुविक एसिड को अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो या तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इसलिए फर्मेंटेशन के 2 टाइप होते हैं. नाउ वी आर एंटर इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस बाय विच द कैरी आउट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ glucose and extract the energy stored to synthesize the large molecules of ATP needed in the cellular metabolism. Aerobic respiration take place inside the mitochondria, which is very important. ये क्वेश्चन आया हुआ है. What is the event of aerobic respiration? There is a complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all hydrogen atom and leaving the 3 molecules of carbon dioxide. By the passing of electron remove as a part of hydrogen atom and molecular oxygen with the same time production of synthesis of ATP, formation of acetyl CoA or oxidative decarboxylation. Pyruvic acid, which is formed by the glycolytic catabolism of the carbohydrate in the cytosol and after they enter the mitochondrial matrix, which is undergo the oxidative decarboxylation by the complex set of reaction which is catalyzed by the pyruvate dehydrogenase.
तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम NADH मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में एसिटाइल कोए कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब चीज़ का निर्माण होता है। नाउ वी हैव अ TCA. TCA is tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle or citric acid cycle. Krebs cycle was named after the scientist Hans Krebs and it is the first stable compound is citric acid, therefore they are called citric acid cycle, इसीलिए इसे citric acid cycle कहा जाता है। Acetyl CoA enter into the cyclic pathway and in this reaction the hydrogen atom are removed from the acetyl CoA and transferred into the coenzyme and further processing the electron transport system. इसमें साइकिल देखिए जरा, इसको याद करने का तरीका क्या है कि कैन इंटेलिजेंट कैरन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। C फॉर सिट्रिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सो एसिटेट। ये साइकिल चलता रहता है। इसमें कुछ कुछ एंजाइम के नाम आपको याद रखने चाहिए। फाइनल जो क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 ही होता है, इसको याद रखिएगा, और ये रेस्पिरेशन का भी पार्ट होता है, राइट। नाउ वी हैव ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन कंप्लीटली बट नाइदर द ऑक्सीजन हैज बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व और नॉर द लार्ज नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ETS टेक प्लेस, इससे क्वेश्चन आया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बहुत सारे स्टेप होते हैं, पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ से H+ आयन बन रहा है एंड दे कैन एंटर इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो प्रोटॉन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं एंड फाइनली दिस प्रोटॉन कीप एक्यूमुलेट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यही सारा चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के ऊपर F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। F1 के पास जो होता है एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज होता है जो ADP से ATP में कन्वर्ट करता है एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो NADP NADH से 3 ATP बनेगा और FADH से 2 ATP बनता है, इसको याद रखिएगा। पूरे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को अगर देखें तो ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 2 × 6 बनेगा। पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएले से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और NADH2 अभी बताया था कि 3 एक में 3 होता है, तो 2 × 3 दैट इज 6 बनेगा। सिट्रिक एसिड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें 18 और 4, ठीक है, 22 टोटल, और यहाँ पे 2 24 के आसपास। तो टोटल काउंट करेंगे तो 38 के अराउंड जो है ATP पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। नाउ वी हैव अ एम्फीबॉलिक पाथवे, सबका कलेक्शन है। ग्लूकोज इज फेवर सब्सटेंस फॉर द रेस्पिरेशन एंड ऑल द कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, सिंथेसिस प्रोसेस एनाबोलिज्म और ब्रेक डाउन प्रोसेस इज कैटाबोलिज्म। यहाँ देखिए जरा, फैट फाइनली दे गिव राइज टू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और फाइनली एसिटाइल को ये बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज फाइनली ये पायरुविक एसिड बनाएगा और प्रोटीन फाइनली पायरुविक एसिड बनाएगा। दे एंटर इनटू द Krebs cycle for the complete oxidation and the release of CO2 and water, which is the end product of aerobic respiration. So what is the difference between fermentation and aerobic respiration? In the fermentation, partial breakdown of glucose occur, net gain of 2 ATP and each molecules of glucose is degraded, end product is lactic acid and ethanol. यहाँ पे end product CO2 and water होता है aerobic respiration का। That's all. सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ 2 प्रोसेस। इसके अंदर 2 प्रोसेस हैं, पहला ग्रोथ है और दूसरा हमारा डिफरेंशिएशन है। इन दोनों को मिला के हमारा डेवलपमेंट होता है। प्लांट डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट, फिर धीरे धीरे उसमें डिफरेंशिएशन होता है, उसके अंदर टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, रूट, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि अगर सेल का मास बढ़े, सेल का साइज बढ़े, हाइट बढ़े, उन सब को हम ग्रोथ कहते हैं, राइट। सो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और पार्ट और इवन इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Generally, growth is accompanied by the metabolic process, both anabolism and catabolism. And during the growth, anabolism ज़्यादा होता है कैटाबोलिज्म से, इसको भी याद रखिएगा।
ग्रोथ को बेसिकली इनडिटर्मिनेंट माना जाता है, बट प्लांट ग्रोथ इज़ वेरी यूनिक बिकॉज द प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, और यू नो वेरी वेल क्योंकि इसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है विच इज़ कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, और इसलिए प्लांट में ग्रोथ देखा जाता है. The ability of plant is due to the presence of meristematic tissue present in a certain location of the plant body, and this form of growth when new cells are always being added, और नए नए सेल ऐड होते हैं, प्लांट का ग्रोथ होता है और ऐड होके परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट. सो ग्रोथ इज मेजरेबल. देर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड ऑक्सोनोमीटर, और ये क्वेश्चन आया है नीट के अंदर, उससे हम नाप सकते हैं. ग्रोथ कैन बी सेलुलर लेवल इज ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म कंटेंट. अगर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट अगर बढ़ जाएगा तो ग्रोथ माना जाएगा. इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, सो इंक्रीज इन अ फ्रेश वेट ड्राई वेट इज कंसिडर द ग्रोथ. इंक्रीज इन सेल साइज, अगर सेल साइज बड़ा हो रहा है तो उसको भी हम ग्रोथ मानते हैं. अगर सरफेस एरिया, अगर लीफ का आपने नापा और कुछ दिन बाद नापा तो सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो उसको भी हम ग्रोथ मानेंगे. सेल नंबर बढ़ रहा है तो उसको भी हम ग्रोथ मांगे. एक नटशेल में अगर देखें तो एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ कैन बी इंक्रीज इन द सेल साइज, इंक्रीज इन द फ्रेश ड्राई वेट, इंक्रीज इन लेंथ, increase in the volume, and increase in the cell number, increase in the surface area. This is how to estimate the growth. There is a machine, this is an instrument which measure the growth. It's the oxonometer is an instrument which measure the growth in the length of the plant. Now there is a phases of growth. The first is called a meristematic phase or phase of cell division. Meristematic cell में नए नए cells add होते जाएंगे और plant का अगर वो शूट एपेक्स पे मेरिस्मेटिक सेल है तो शूट का हाइट बढ़ेगा, रूट पे है तो रूट का हाइट बढ़ेगा. सो इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर इन अ एरिया वेयर द मेरिस्मेटिक सेल्स आर प्रेजेंट. द शूट, रूट, टिप, जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा. द सेल्स ऑफ दिस फेज, मतलब मेरिस्मेटिक फेज में दे हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म, सर्टेन लार्ज न्यूक्लियस, हाई रेस्पिरेटरी रेट माना जाता है. Second is elongation phase or phase of enlargement, feature like increased evacuations, new cells wall deposition, cell size. Third is a maturation phase or phase of differentiation. Enlarged cells develop into the special particular type of cells by undergo the structural and physiological differentiation. And now the structural differentiation, the cells attain the particular shape, a particular shape attain karega. And now physiological differentiation at the cells attain a particular functions, absorb the water, minerals, root hair, photosynthesis of mesophyll cells. Now the growth rate, दो टाइप के ग्रोथ रेट होता है. वन इज कॉल्ड अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट. इससे क्वेश्चन पूछा गया है. अरिथमेटिक में आप देख रहे हैं इस टाइप का ग्रोथ देखा जाता है, इसमें ऐड होते रहते हैं सेल, यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ. तो और जियोमेट्रिक में पूरा ऐसे हो रहा है, देख पा रहे हैं, ये ऐसे ग्रोथ हो रहा है. तो इट इज़ अ ग्रोथ रेट विच ग्रोथ अकर एट द कांस्टेंट रेट, धीरे 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 कांस्टेंट रेट पे ग्रोथ होता है. द प्रोसेस अरिथमेटिक ग्रोथ. माइटोटिक सेल डिवीजन होता है अरिथमेटिक में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, एक डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइडेड व्हाइल द अदर इज डिफरेंशिएट एंड मैच्योर. रूट एलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी. ठीक है, so LT is equal to length at the time t, L0 is the length at the time 0, and R is the growth rate or elongation per unit time. Now we have a geometrical growth. It is a growth rate where the every cell divided in a daughter cells. और इसमें जैसे हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है जिसमें ऐसे एस शेप का आता है, जिसमें लैग फेज, एलोंगेशन फेज और स्टेशनरी फेज होता है. लैग फेज में ग्रोथ थोड़ा स्लोअर होता है, एक्सपोनेंशियल में बहुत तेज होता है, स्टेशनरी में आके रुक जाता है. तो लैग फेज, इट इज़ द इनिशियल फेज वेयर द ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर द सेल नंबर इज वेरी स्मॉल. लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होता है. इन दिस फेज growth process rapidly exponentially reaches to the maximum. This type of growth cannot be sustained for the longer क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी कम है या जो भी स्ट्रेस भी हो सकता है. स्टेशनरी फेज के बारे में बात करें तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, फूड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक स्ट्रेस, इन सब के बारे में जो हमारा जो ग्रोथ है वो एक स्टैटिक लेवल पे आ जाता है. दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज. इसका फॉर्मूला है W1 इज इक्वल टू W0 ERT, जिसके
ये एब्रिवेशंस हैं जो आपको देख लेने चाहिए। दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इट इज़ द मेजर एंड comparison of the total growth per unit time. Relative growth rate, the growth of the given system per unit time expressed on the common basis. Example, per unit initial parameter is called relative growth. Geometrical growth में हमने देख ही लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कंडीशन फॉर द ग्रोथ के बारे में बात करें कि कोई भी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। They are essential factor for the growth and the plant. They are responsible for maintaining the tursity of the new cells. It is also provided the medium for the enzymatical activity which are needed for the growth. Oxygen के बारे में बात करें अगर, तो oxygen all the higher plant respire aerobically for which they needed oxygen. The amount of oxygen available to the plant determine the amount of respiratory energy that can be utilized and synthesized. न्यूट्रेंट के बारे में बात करें तो मैक्रो न्यूट्रेंट लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, माइक्रो न्यूट्रेंट लाइक Zn, Fe आर द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. टेम्परेचर, temperature 28 to 30 degree of optimum for the proper growth and most of the plant. Light is not essential for the early growth, क्योंकि अर्ली ग्रोथ में सीड ज़मीन के अंदर होता है, जब वो बाहर आता है तो उसके लिए लाइट की ही ज़रूरत होती है. ग्रेविटी एज सच उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभाती है. कंडीशन फॉर द ग्रोथ एक नटशेल में देखें तो पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी, न्यूट्रेंट, इन सब के कारण ग्रोथ होता है. देयर इज सर्टेन टर्म विच इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द फिनोमेना बाय विच द सेल डेराइव फ्रॉम द रूट. एक ऐसे सेल से डेराइव होता है रूट, द सेल विच इज़ डेराइव फ्रॉम द रूट. मतलब मान लीजिए ये रूट है और इससे कोई सेल डेराइव हुआ है, और अपाइकल मेरिस्टेम्स और शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स, दे अंडरगो द परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, साइज, फिजियोलॉजी ऑफ द सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म कंटेंट. मतलब इस सेल से अराइज होके वो एक ऐसा परमानेंट काम करेगा और उसके अलावा कोई वो काम नहीं करेगा. इसके एग्जाम्पल क्या है डिफरेंशिएशंस के? डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल है ट्रैकिलरी एलिमेंट्स, कॉलेंकाइमा, इसको याद रखिएगा. अब आते हैं डी डिफरेंशिएशन. ये डिफरेंशिएशन है, अब ये डी डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे. तो डी डिफरेंशिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशंस द सेल्स लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड from the permanent cells, but some cells remain the capacity to divide. मतलब कि during the differentiations lose the ability to divide. अब वो डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते हैं, आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, बट कुछ कुछ सिनेरियो में डिवाइड हो सकते हैं. इंटरफेसिकुलर, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, बाउंड कैम्बियम. रीडिफरेंशिएशन के बारे में बात करें कि डी डिफरेंशिएट सेल्स अगेन लूजेस देयर एबिलिटी टू डिवाइड. अब वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ये परमानेंट सेल बन गए हैं और कुछ स्पेशल काम करेंगे. तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स. नाउ डेवलपमेंट एक पूरा एक इंटायर टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ आता है, सब चीज़ आएगा. तो डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंज दैट अकर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन, सेनेशन एंड डेथ. Plant development consists of the seed germination, seeding, juvenile phase, maturation, flowering and seed formation. And plant follow the different pathway in response to the environment or phase of life to form a different kind of structure. This ability is called plasticity. The plant production different in the structure in response to the environment, heterophyly वगैरह इसमें आते हैं. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व करता है. प्लांट का खुद का फैक्टर और बाहर का फैक्टर. एक्सटेंसिक फैक्टर, बाहर का फैक्टर जैसे लाइट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वाटर. और प्लांट का खुद का जेनेटिक और पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का. अब हम बात करेंगे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे. तो पीजीआर इज वेरी स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन which are required in the low concentration. बहुत ही लो concentration में इसकी ज़रूरत पड़ती है. PGR influence the physiological activity of plant leading to the promotion, inhibition, modification of the growth.
एंड पीजीआर दो टाइप के होते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेस्पॉन्स। प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेस्पॉन्स। प्लांट ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन, ट्रॉपिक, फ्लावरिंग, सीडिंग, इन सब में आता है। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन इसका एग्जाम्पल है। प्लांट रेस्पॉन्स कैसे करता है उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, एक टर्म है दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है कि अगर आपके घर पे सीड है और वो इनएक्टिव है, उसे जैसे ही आप फेवरेबल कंडीशन में डालेंगे सॉइल वगैरह में या पानी में, तो जर्मिनेट होने लगेगा। सो दैट्स कॉल्ड डोरमेंसी। एब्सेशन, इट इज़ अ फॉलिंग और शेडिंग ऑफ लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, एब्सेशन इसे कहते हैं। दिस टेबल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इंडोल कंपाउंड IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA, ये फाइटो हार्मोन है। फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन प्लांट का हार्मोन है। टर्पिन्स, जिबरलिक एसिड, एडेनिन डेरिवेटिव, N6 फ्यूरामाइन गैसेस में इथाइलिन डेरिवेटिव ऑफ, ये देख लेना है आपको। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट में जो हार्मोन है उसे कैसे डिस्कवर किया गया था। देयर इज अ डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कोलेप्टाइल टिप ऑफ कॉरिनरी ग्रासेस। तो जैसे ही लाइट पड़ती थी उस टिप के ऊपर, तो वो टिप लाइट के तरफ बेंड हो जाता था। So there is a something which is present on the tip of this coronary grasses which went toward the light. फिर बाद में से डिस्कवर किया गया तो they have a auxin, right? So अगर इसे ये टिप को काट दिया जाए, जैसे काट दिया जाए, तो इसमें बेंडिंग नहीं देखा जाता था, या इसे किसी रैप कर दिया जाए तो बेंडिंग नहीं देखा जाता था। तो if the coleoptile tip was removed there is no bending. if the coleoptile is opaque, मतलब opaque चीज़ से पास करेंगे तो बेंडिंग इसमें नज़र आता था, ठीक है। तो कोलेप्टाइल टीज वॉज कवर विद अ ट्रांसल्यूशन कैप, बेंडिंग वॉज देयर, मतलब ट्रांसल्यूशन जिससे प्रकाश लाइट जा सके तब उसमें देखा जाता था। some substances are secreted the tip of coleoptile due to which bending was there, and auxin was isolated by FW vent from the tip of the coleoptile of oat seeding. ऑक्सिन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 बिटारिक एसिड से क्वेश्चन आया हुआ है। सिंथेटिक मतलब हम बाहर से भी बना सकते हैं, जैसे कि 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड, ना नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो बाहर से भी बना सकते हैं। अब हम ऑक्सिन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इट शो द इलोंगेशन ऑफ सेल्स इन द शूट, ऑक्सिन इंड्यूस द सेल डिवीजन, ऑक्सिन प्रमोट द डिवीजन ऑफ द सेल ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम, दे हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ रूट आफ्टर द स्टेम कटिंग, ऑक्सिन प्रमोट द फ्लावरिंग लाइक पाइनएप्पल, दे प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेज, जो जल्दी गिर जाते हैं। ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस आएंगे, और सेब जो होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं, तो अल्टीमेटली एप्पल के ईल्ड को बनाने में सहायक होता है। सम ऑक्सिन आर यूज टू वेडिसाइड्स, मतलब खरपतवार को मारेगा, एंड दे पार्थिनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट, टोमेटो को ग्रो करेगा, एपिकल डोमिनेंस कराएगा, ऊपर की दिशा में से ग्रो कराएगा। तो एक पूरे नटशेल में देखें तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जहाँ से आप देख सकते हैं। ऑक्सिन के टाइप अगर देखें, नेचुरल IAA IBA, और सिंथेटिक में 2,4-D और ना। यूजेज में देखेंगे रूटिंग, फ्लावरिंग, पार्थिनोकार्पिक, वेडिसाइड्स। अकरेंस में रूट एपेक्स, शूट एपेक्स में पाए जाते हैं। और इसके अगर फंक्शन देखें, अपाइकल डोमिनेंस, एब्सेंस, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन पाया जाता है। जिबरलिन में बात करें तो जापानीज फार्मर ने डिस्कवर किया था, जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे ई कोरोसावा, उन्होंने जिबरलिन फाइंड आउट किया था। जिबरलिन एक एसिडिक होता है और इसके बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, GA1, GA2, GA3। इनमें GA3 जो होता है सबसे ज़्यादा पोटेंट है और सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है। ये प्रिकर्सर है एसिटाइल कोए का। कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो स्टेम एंड लीफ ग्रोथ में सहायक होते हैं, बॉल्टिंग में सहायक होते हैं, सीड को जर्मिनेट करने में सहायक होते हैं। और यूजेस और एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फ्रूट के ग्रोथ को डिले राइपनिंग, माल्ट ईडिंग में भी ये जाने जाते हैं। शुगर केन में जिबरलिन स्प्रे करा जाएगा शुगर केन में, तो उसका इंटरनोड का साइज़ बढ़ेगा, इंटरनोड का साइज़ बढ़ेगा तो उसका पैदावार बढ़ जाएगा। बहुत जल्दी मैच्योर भी करने में मदद करता है। जिबरलिन के फंक्शन देखें तो स्टेम के ग्रोथ में, बोल्टिंग में, सीड जर्मिनेशन में। यूजेस में देखा जाए फ्रूट के ग्रोथ, डिले राइपनिंग, इंक्रीज माल्ट यील्डिंग, इन्हांस शुगर केन, क्यूकर राइपनिंग, जल्दी जल्दी राइप कराएगा।
Cytokinin, they have a specific effect of cytokinin cell division, or they are obtained from the herring fish sperm, which has increased the cell division. Cytokinin are mainly synthesized in the root, and therefore they show the polar transport. They have also synthesized the endosperm of the seed. Isolation के बारे में बात करें तो their first natural cytokinin was isolated by unripe maize grain kernel. They are known as zeatin. They can also isolate it from the coconut milk. Chemically, these are modified purine derivative of tRNA. फंक्शन के बारे में बात करें तो ग्रोथ ऑफ द लीफ शूट, काउंटरैक्टिंग एपिकल डोमिनेंस, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, डिले इन सेनेसेंस बाय कंट्रोलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रेंट रिसोर्सेज, ये सारे चीज़ आता है. यूजेज में ओवरकम सेनेसेंस को रोक देगा. साइटोकाइनिन आर यूज टू डिले द सेनेसेंस ऑफ द इंटैक्ट लीफ ऑफ द प्लांट पार्ट. टिश्यू कल्चर, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दे फॉर्म अ कैलस बनाने में मदद करेगा. साइटोकाइनिन के बारे में बात करें अकरेंस में तो डिले शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट और रूट एपेक्स. यहाँ देखें तो फंक्शन ग्रोथ ऑफ द लीफ, growth of the shoot, overcome apical dominance, delay senescence and cell division. साइटोकाइनिन ओवरकमिंग सेंसेशन और टिश्यू कल्चर के लिए सहायक होता है. इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है और ये राइप ऑरेंज से निकलता है. ये कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसके वजह से आसपास के जितने भी कच्चे फल हैं वो पक जाएंगे. They synthesize almost all plant part like root, leaf, flower and fruit and seed. Maximum synthesis occur during the ripening of fruit, tissue undergoing the senescence or aging. Transverse growth के लिए सहायक होता है. senescence मतलब जल्दी मेच्योरिटी से लेके डेथ तक को रेट को बढ़ाएगा. एब्सेशन, फ्रूट राइपनिंग में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है. ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंसी इन एक्टिव फॉर्म को इसे ब्रेक कर देगा. Elongation of a stem, ethylene induced the development of adventitious root. Flowering, pineapple and mango, sex expression में भी ये काम करता है. Application, most widely compound as source of ethylene is एप्थॉन, इससे आया हुआ क्वेश्चन है. और fruit ripening, abscission, increase the number of fruits, sprouting, storage organs, ये सारे चीज़ है. ABA से भी काफ़ी क्वेश्चन आया है. इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है और एब्सेशन और डॉर्मिन भी कहा जाता है. ये बेसिकली क्या होता है कि इसे स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि ये स्टोमेटा को बंद कर देगा जब स्ट्रेस वगैरह होगा तो फंक्शन एब्सेशन, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड, मेटाबॉलिज्म ऑफ एवीए, इनहिबिट द प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस, कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, सेनेसेंस ऑफ लीफ इज स्टिमुलेटेड. इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेंसी, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा सिंथेसिस, एवीए स्टिमुलेट द मतलब ये स्टोमेटा को बंद कर देगा. और ये एंटागोनिस्ट है, अपोजिट काम करता है जीए से. एंटी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अब पता है कि ये स्टोमेटा को बंद कर देगा और आप चाहते हैं कि ट्रांसपिरेशन ना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एबीए ऑन द लीफ, दे रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन. डॉर्मेंसी के लिए सहायक होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. नाउ द वी हैव अ फोटो पीरियडिज्म. टर्म फोटो मीन्स लाइट, पीरियडिज्म मतलब ड्यूरेशन. कितने ड्यूरेशन के लिए लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का एक्सपोजर किसी प्लांट के ऊपर पड़ रहा है उसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं. गार्डनर एंड अलार्ड ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया है. तो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, एक ऐसा रेशो होता है जिसमें मतलब उस रेंज तक उस प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है. अगर उससे कम ज़रूरत होती है और कम में ही सारा काम हो जाता है, फ्लावरिंग वगैरह, सीड वगैरह, तो उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं. क्रिटिकल रेंज के बराबर चाहिए तो डे न्यूट्रल, और क्रिटिकल रेंज से ज़्यादा चाहिए तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग डे, मतलब उसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी. सो लॉन्ग डे प्लांट, दिस प्लांट फ्लावर व्हेन द रिसीव द लॉन्ग फोटो पीरियडिज्म, वीट, रेडिश, शुगर बीट, हैनबेन्स. शॉर्ट डे जिसे क्रिटिकल रेंज से कम की ज़रूरत होती है, दिस प्लांट फ्लावर व्हेन दे आर exposed to the photoperiodism shorter than critical phase. विंटर प्लांट, सोयाबीन, टोबैको. डे न्यूट्रल में मतलब ना ही ज़्यादा ना ही कम, टोमेटो, पेपर एंड ककम्बर इसके आंसर हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियडिज्म, दे आर यूजफुल फॉर द कमर्शियल फ्लावरिंग ग्रोथ. किसी भी समय हम उसे ग्रोथ कर सकते हैं. एनेबल टू द इंड्यूस द रिटार्ड द फ्लावरिंग, रेगुलेटिंग फोटोपीरियडिज्म टेम्परेचर. नॉलेज अबाउट द फोटोपीरियडिज्म, आप गार्डन वगैरह भी इम्प्लांट कर सकते हैं.
वर्नाइजेशन का मतलब ये होता है दैट इज विंटर ट्रीटमेंट, दे रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग ऑन द पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। अगर किसी को लो टेम्परेचर देंगे और उससे फ्लावर डेवलप हो जाए तो दैट्स कॉल्ड वर्नाइजेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।